हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू एकदम प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे और आने वाली परीक्षाओं में एक बेहतरीन स्कोर करने के लिए आप लगातार एक संघर्ष कर रहे होंगे। जितना अच्छा आप संघर्ष करेंगे ना, रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने मेहनत की और हमारा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। जिस अकॉर्डिंग आप, जिस पर्पज से आप, जिस तरीके से आप अपनी मेहनत को करेंगे वैसे ही रिजल्ट पाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जहां तक पढ़ चुके थे उसके आगे थोड़ा कंटिन्यू करने जा रहे हैं और देखेंगे ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में अभी हमको थोड़ा और डिस्कस करने की जरूरत है। जैसे कल हम इससे पहले वाली क्लास में, यानी कि जो पिछली क्लासेस हो चुकी है, उसमें हमने वैद्युतिकी के बारे में पढ़ा था और फिर पढ़ा था थेल्स थ्योरी के बारे में कि थेल्स की क्या प्रमेय रही। फिर उसके बाद एक महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी, जिनका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने थेल्स की थ्योरी को सुधार कर किन किन चीज़ों को और इंक्लूड किया उसके बारे में बात की हमने। ठीक है, और समय बीता और हमने पढ़ा था कि आवेशों के प्रकार को पढ़ चुके थे, दो प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश के बारे में बात वहां तक क्लियर हो चुकी थी। कूलाम का नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए इस चैप्टर में। तो आज हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं उन चीजों को, कूलाम के नियम को। देखिए आज किसकी बात करेंगे हम, कूलाम के नियम की। क्या बोलेंगे, कूलाम का नियम। देखिए कूलाम ने क्या बताया। कूलाम ने कहा कि अगर किन्हीं दो आवेशों को, यदि किन्हीं दो आवेश, एक ये रहा, यहां पे बनाए रहे, एक ये आवेश है और दूसरा ये आवेश है, ठीक, और इन दोनों आवेशों को एक लाइन से क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। क्या करें, एक दूसरे लाइन से मिला दिया जाए। तो ये इन दोनों आवेशों को एक लाइन से क्या कर दिया, मिला दिया। अब इस आवेश को हमने नाम दिया Q1 और इस आवेश को क्या नाम दिया, Q2। क्या नाम दिया, Q2। पहला वाला आवेश कैसा है, Q1 है, दूसरा वाला आवेश कैसा है, Q2 है, और इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस जो है उस दूरी को क्या मान लिया है, R। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R। अगर ये दोनों आवेश एक समान प्रकृति के हैं, अर्थात ये भी पॉजिटिव और वो भी कैसा, पॉजिटिव, दोनों कैसे हैं, धनावेशित है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि अगर दो आवेश एक जैसे होंगे, देखिए आवेशों के प्रकार, देखिए दो चीजें, आवेशों के प्रकार तो पढ़ चुके थे, सजातीय आवेश के बीच में कैसा बल लगता है और विजातीय आवेशों के बीच कैसा लगता है। विजातीय आवेशों के बीच बल कैसा लगता है, सुनना मेरी बात। क्या बताया, सजातीय का मतलब होता है समान जाति के, जिनकी प्रकृति एक जैसी हो। जैसे एक धनावेश है और दूसरा भी कैसा है, धनावेश। देखो प्रकृति समान है, ये भी पॉजिटिव और वो भी कैसा, पॉजिटिव। तो समान जाति के आवेशों के बीच में कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। तो इस अवस्था में जब आवेशों की प्रकृति एक जैसी होती है उसे हम सजातीय आवेश कहते हैं। बात समझ में आई। इनके बीच में कैसा बल लगता है, बताएंगे कैसा, प्रतिकर्षण का बल लगता है। कैसा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का बल लगता है। ठीक, और अगर आवेशों की प्रकृति एक जैसी है तो कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। और अगर आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या बोलेंगे उसको, इनके बीच कैसा बल लगेगा, आकर्षण का बल लगता है। कैसा बल लगेगा, आकर्षण का।
यानी कि आवेशों की प्रकृति, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, इनके बीच में कैसा प्रतिकर्षण, निगेटिव निगेटिव हो गया तो कैसा प्रतिकर्षण। लेकिन अगर आवेशों की प्रकृति बदल गई तो कैसा बल लगेगा, आकर्षण का। मेरी बात समझ पाए, इसीलिए मैंने पीछे बोला। देखो, अगर दो आवेशों को रखा गया है, अगर इन दोनों आवेशों की प्रकृति एक जैसी है तो क्या ये सजातीय आवेश होंगे? क्या इन दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा? बात समझ पाए मेरी? और दोनों के मान बराबर Q1, और ये कैसा है Q1 और ये कैसा है Q2। बात मेरी समझ पाए? देखिए, तो परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? परिभाषा क्या लिखेंगे? किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है। देखो, मैंने क्यों दोनों चीजों को लिखा? क्योंकि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। एक आवेश पॉजिटिव हो जाए, दूसरा कैसा है प्रॉजिटिव, लेकिन प्रकृतियां बदल भी सकती हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है और कैसा निगेटिव। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला कैसा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है, समानुपाती होता है। कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग समझते हैं, स्क्वायर, क्या बोलेंगे? स्क्वायर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुनना मेरी बात। अच्छा, ये तो परिभाषा हो गई, लेकिन पहले समझते हैं कंसेप्ट क्या है। सुनना, कह रहा है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अगर ये दो आवेश एक जैसे हैं तो बेशक प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है दोनों विजातीय आवेश हैं। कैसे हैं? विजातीय है, सजातीय? बिल्कुल सही, सजातीय आवेश हैं। तो दोनों की प्रकृतियां कैसी है? सजातीय। और इन दोनों के बीच में अगर इनको ये पॉजिटिव होता, ये कैसा पॉजिटिव, और ये कैसा होता नेगेटिव चार्ज, तो कैसा बल लगता? आकर्षण। लेकिन आकर्षण बल उतना ही लगता जितना प्रतिकर्षण बल लगता। मेरी बात समझ पाए? इधर देखना। अगला देखो क्या बोला, दोनों आवेशों के गुणनफल। भाई गुणनफल किसका? Q1 और Q2 का, तथा दोनों के बीच की दूरी के क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेरी बात समझना, अगर इन आवेशों के मान को बढ़ाएंगे तो ये वाला आवेश का मान बढ़ेगा, इस वाले आवेश का भी मान बढ़ेगा, तो बल भी बढ़ेगा। मेरी बात समझ पाए? तो बोलेंगे क्या? देखो, बल जो होगा वो दोनों आवेशों के Q1 और Q2 के ये गुणनफल है, और उसके क्या है? समानुपाती है। कैसा है? समानुपाती। ये है पहला समीकरण। दूसरा, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात इसका कहने का मतलब है कि अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। समझ पाए मेरी बात?
इन दो आवेशों के बीच की दूरी को जितना बढ़ाएंगे ना, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही बल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। मेरी बात समझ पाए? तो ये कैसा समीकरण नंबर 1 और ये कैसा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये कैसा है समीकरण नंबर 2। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या बोलेंगे, 2 से। तो दोनों में क्या कॉमन है भाई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। क्या बोलेंगे, R स्क्वायर। दोनों के बीच में देखो, ये दो समझ में आ गई, ये टॉपिक समझ में आ गया कि F अनुक्रमानुपाती है Q1 और Q2 के, F व्युत्क्रमानुपाती है कैसे, इनकी दूरी के वर्ग के। मेरी बात समझ पाए? और दोनों समीकरणों को एक साथ लिखा तो लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब मेरी बात सुनना जो मैं बोल रहा हूं, और इस बात को एकदम दिमाग में कंसेप्ट के साथ बिठा लो कि कभी भी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो हमेशा कोई बाहर से कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्या आती है? कांस्टेंट वैल्यू। अब मेरी बात सुनना, सुनो इधर जो मैं बोल रहा हूं, देखना इधर एक मिनट के लिए। आप एक चीज सोचो, आपने तराजू देखा है? तराजू, अब मैंने एक तराजू लिया और तराजू को ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। अब इस तराजू में इस साइड में 5 किलो रखा और इस साइड में 3 किलो रखा। क्या इनको उठाएंगे? जब हम इनको उठाएंगे क्या ये दोनों बराबर होंगे? बताओ, क्या ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे? नहीं ना। अब आप ऐसा क्या करो, आप ऐसा क्या करो कि ये दोनों तराजू इसमें कितना बढ़ा दिया जाए कि ये दोनों तराजू क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इधर 2 किलो बढ़ा दीजिए, तो 3 किलो और 2 किलो कितना हो जाएगा? 5 किलो। और इधर भी कितना? 5 किलो। मेरी बात समझ पाए? कोई डाउट किसी को? अब उठाओगे तो क्या हो जाएगा? बराबर। तो बाहर से कितना लेकर आए? 2 किलो। समझ गए मेरी बात को? तो यहां पर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है? बराबर नहीं है। इसके लिए हम इन दोनों को बराबर करने के लिए बाहर से कोई कांस्टेंट वैल्यू लेकर आएंगे। F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। अब कैसे हो गए? बराबर। हाँ या ना? इधर देखो, चिन्ह हटा, बाहर से कौन आया है? तो आप कहोगे सर बाहर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है। और मैं जब पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया कि जब कभी भी इन दोनों को बराबर करना होगा तो कोई कांस्टेंट वैल्यू बाहर से आएगी, तो बेशक इसका कोई कांस्टेंट मान भी होगा। क्या होगा? 9 × 10⁹। ये इसका कांस्टेंट मान है। कैसा मान है? कांस्टेंट मान है। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अगर कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए। ठीक है, आज कूलम का नियम एकदम क्लियर हो गया क्रिस्टल के साथ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अब आगे चलेंगे और सजातीय और विजातीय अवयव समझ में आ गया आपको। ठीक है, और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक बार फिर से क्या वही क्लास है, एकदम नए पॉइंट से। क्या बोलेंगे? क्या पढ़ने जा रहे हैं? अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो अध्यारोपण का मतलब समझते हैं। एक चीज का दूसरे पर स्थानांतरित हो जाना, पहुंच जाना। सुनना, अगर एक निकाय है, मान लो कि ये एक निकाय है, ठीक, और इस निकाय में
कई सारे आवेश स्थित हैं, बहुत सारे हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, कई आवेश स्थित हैं। कौन कौन है? Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, Q8 है और Q9। मतलब ऐसे मान लीजिए कि कई सारे आवेश स्थित हैं, बहुत सारे, अनंत है। आप इसको 9 ना मानिए, इसको n मान लीजिए, Qn डॉट डॉट डॉट, और ये कितने हैं? Qn। n मतलब इन्फिनाइट है, पता नहीं कितने हैं, और जितने भी हों। अगर किसी निकाय में इस प्रकार कई सारे आवेश स्थित हैं और ये सब आवेश मिलकर बेचारे एक आवेश को पीट रहे हैं, मेरी बात समझ पाए? ये सभी के सभी आवेश मिलकर एक दूसरे पे नहीं, सभी के सभी आवेश मिलकर किसी एक आवेश पे अपना बल लगा रहे हो। ये वाले सभी आवेश एक दूसरे पे क्या लगा रहे हैं? बल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सभी के सभी आवेश मिलकर अकेले एक आवेश को बेचारे को धुल रहे हैं? समझ में आई मेरी बात? तो ये सभी के सभी आवेश आपस में मिलकर किसी एक आवेश पे अपना बल लगा रहे हैं। अब वो बल कैसा भी हो सकता है, आकर्षण का हो सकता है, प्रतिकर्षण का हो सकता है, तो कोई भी बल हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे परिभाषा में? जब किसी निकाय में बहुत से आवेश स्थित होते हैं और सभी आवेश आपस में मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगाते हैं। अच्छा, बल कैसा भी लगा दो, क्या बोलेंगे? या फिर आकर्षण का, चाहे वो आकर्षण हो, और या फिर कौन सा? प्रतिकर्षण। क्या बोलेंगे? आवेश, आप एक आवेश पर क्या लगाते हैं? बल, कोई सा भी, आकर्षण या प्रतिकर्षण। बल लगाते हैं तो इसे अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यारोपण सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। सुनना, इधर देखिए, क्या Q1 Q5 पे बल लगा रहा है? बिल्कुल लगा रहा है। क्या Q2 Q5 पे लगा रहा है? क्या Q3 भी Q5 पे लगा रहा है? क्या Q6 भी 5 पे लगा रहा है? और ऐसे अनंत होंगे, ये सभी 8 भी लगा रहा है, 7 भी लगा रहा है, 6 भी लगा रहा है, 5 भी लगा रहा है। तो ये कि सभी के सभी आवेश अपने ऊपर बल लगा रहे हैं। सॉरी, क्या बोलेंगे? क्या ये सभी के सभी आवेश किसी एक आवेश पे बल लगा रहे हैं? मेरी बात समझ पाए? तो इसे हम कहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर किसी आवेश को बाहर लाकर ऐसे बाहर की तरफ रख दिया जाए, सुनना, देखो, अब पढ़ेंगे किसके बारे में? वैद्युत क्षेत्र के बारे में। क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत क्षेत्र, ठीक। अगर किसी आवेश को स्वतंत्र अवस्था में रखा जाए, यदि किसी आवेश को क्या किया जाए? स्वतंत्र अवस्था में रखा जाए। मान लीजिए ये कोई आवेश है और इसे
स्वतंत्र अवस्था में रखा गया है, ठीक, तो ये आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेगा। क्या बना लेगा? अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेगा। तो ये आवेश क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक क्या बना लेगा? क्षेत्र। क्या बना लेगा? क्षेत्र। अगर इस आवेश को स्वतंत्र अवस्था में रखा जाए तो ये अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? एक क्षेत्र। मेरी बात समझ पाए? देखो अब मैं बनाता हूं, इधर देखिए, अगर किसी आवेश को स्वतंत्र अवस्था में रखा गया है तो ये आवेश अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? एक क्षेत्र बना लेगा। देखिए क्या बना लेगा? बराबर हो जा। क्या बना लेगा? एक क्षेत्र बना लेता है। क्या बोलेंगे कि अगर किसी आवेश को, ये आवेश है, ठीक, यदि किसी आवेश को स्वतंत्र अवस्था में रखा जाए तो ये आवेश अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? एक वैद्युत क्षेत्र। अब इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी आवेश हम बाहर से लेकर आएंगे, जब हम इस क्षेत्र में, अब इधर देखना, ये इस आवेश का, ये वाला क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा इस आवेश का है। इस आवेश ने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना रखा है, ठीक। अब अगर हम इस आवेश को, इस वाले आवेश को यहां से उठाकर और ऐसे लेकर आएंगे, ठीक, तो जब हम इसके क्षेत्र में इसको प्रवेश करा रहे होंगे तो ये वाला आवेश, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को या तो आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित। मेरी बात समझ पाए? जब इस आवेश को इसके अंदर कभी लाया जा रहा होगा तो या तो जब ला रहे होंगे इसको तो ये आकर्षण का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण का। तो किसी आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र स्वतंत्र रूप से रखने पर उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र बनकर आता है, इसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बताइए, क्रिस्टल एकदम क्लियर हुआ? ठीक है, तो परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या लिखेंगे? थोड़ा इसको नीचे कर लें। चलो आइए थोड़ा आप नीचे, इस साइड में जाइए आप। अब आप उधर देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए, जब किसी आवेश को, जब किसी आवेश को स्वतंत्र रूप में रखा जाता है, तो वह आवेश अपने चारों ओर क्या बना लेता है? क्षेत्र बना लेता है। चारों ओर एक क्षेत्र बना लेता है, एक क्षेत्र बना लेता है, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं वैद्युत क्षेत्र को? ई से। वैद्युत क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ई से
प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब एक बार सोच ली, देखिए वही मैंने बोला कि अगर किसी आवेश को स्वतंत्र अवस्था में रख देंगे तो वो अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, एक वैद्युत क्षेत्र। क्या बना लेगा? वैद्युत क्षेत्र। अब अगर उस क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को, Q0 का मतलब परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट चार्ज कहते हैं इसको, अगर किसी अन्य आवेश को प्रवेश कराया जाए ना, तो ये आवेश क्या करेगा, ये वाला आवेश उस वाले आवेश को या तो आकर्षित कर लेगा या फिर क्या कर लेगा, प्रतिकर्षित। अगर दोनों आवेश सजाती हैं तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण। और अगर दोनों आवेश अलग अलग हैं तो क्या करेगा, आकर्षण। मेरी बात समझ पाए? ठीक। प्रदर्शित किससे करते हैं, ई से। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q0। E बराबर F अपॉन Q0। कोई दिक्कत? चलो अच्छा, अब यहां से मात्रक भी निकाल लिया जाए। देखो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, भाई F का मात्रक कौन होता है, मतलब F मतलब फोर्स, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो F का मतलब होता है बल, और बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आवेश का कौन होता है, क्या बोलेंगे, कूलाम। क्या बोलेंगे, कूलाम। तो ये इसका एक मात्रक बनकर आ जाएगा। ये क्या बनकर आएगा, इसका मात्रक। E बराबर न्यूटन प्रति कूलाम, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो मात्रक बनकर आएगा वो न्यूटन प्रति कूलाम। बात समझ में आ गई? और अगर एकांक परीक्षण पर आवेश पर बल लगी तो उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गया? देखिए एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण, चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, एकांक, फिर से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलेंगे, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं। अच्छा, इसे भी ई से ही प्रदर्शित करते हैं। अब जरा सा दो चीजों पे कंपेयर करते हैं। देखो एकांक परीक्षण मतलब किसी एक ही आवेश पर लगने वाला बल। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलो इधर देखो, एक बार जरा सा कंसेप्ट को फिर से देख लीजिए। कहने का मतलब है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हो। देखिए जब किसी आवेश को स्वतंत्र रूप में रखा जाता है तो वह आवेश अपने चारों ओर क्या बना लेता है, एक क्षेत्र बना लेता है, जिसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो फॉर्मूला निकल कर आता है कि इस पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का मान। तो इधर देखिए E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। इस Q0 के स्थान पर जो मान आप लेकर आओगे वो रख सकते हैं। तो इससे मात्रक बन जाएगा क्या, E बराबर न्यूटन प्रति कूलाम। क्लियर? अगर ये कह दे कि एकांक परीक्षण आवेश पर, एक आवेश पर, तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब आपको दो चीजें कंपेयर करनी है। एक तो अब आप याद करिए क्या क्या मैंने पढ़ाया। इधर देखिए, एक तो F का मान यहां से निकल कर आ गया, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक बार इसको रिवाइड कर लीजिए और एकदम मन में समा लीजिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसका मान है,
एफ का, और यहां किसका है, यहां किसका है, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट का। तो दूसरा आवेश परीक्षण आवेश मान सकते हैं। तो अब देखो, चलिए अगली स्लाइड लगा लेते हैं। देखो F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, या कूलाम के नियम से इसको कर लिए, कूलाम के नियम से क्या बोलेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या है, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q, और दूसरा आवेश कैसा है, Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। कोई बात नहीं, Q1 Q2 ये भी तो मान हो सकते हैं हमारे, जैसे यहां पर है, ये कैसा है Q, और दूसरा कैसा है, दूसरा आवेश कैसा है, देखिए Q नॉट। ठीक है, इधर तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये किसका नियम है, कूलाम का नियम। किसका नियम है, कूलाम के नियम से। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q नॉट। ये किसका फॉर्मूला है, E बराबर F अपॉन Q नॉट। इधर देखिए, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। ये किसका फॉर्मूला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो क्या हम F का मान उठाकर इसमें रख सकते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको समीकरण नंबर क्या मान लें, 1, और इसको क्या मान लें, समीकरण नंबर 2। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, तो क्या हम F का मान उठा के यहां से यहां रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो E बराबर, और F की जगह कितना रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में कितना, R स्क्वायर अपॉन में, F का मान इतना है तो ये वैल्यू उठा के यहां रख दी, बचा कौन, Q नॉट। हाँ या ना, तो क्या हम यहां पर कुछ कैंसल आउट कर सकते हैं, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को, फिर से समझो, क्या ये कूलाम का नियम F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। क्या वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो F का मान उठा के यहां रख सकते हैं, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला निकल कर आता है बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई डाउट किसी को? अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये तो आगे डेरिवेशंस में वैल्यू यही काम में आने वाली है, और इसको एकदम माइंड मेकअप कर लो, एकदम दिमाग में बिठा लो, दिमाग में इन चीजों को बिठा लो कि ये बिंदु आवेश का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और अगर केवल वैद्युत क्षेत्र पूछे तो कह देना E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट, और कूलाम का नियम F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि Q नॉट, ऐसे भी कह सकते हैं, अपॉन में R स्क्वायर। कोई दिक्कत? आज एकदम समझ में आया, क्रिस्टल एकदम क्लियर हुआ? तो देखिए पढ़ा क्या हमने, ध्यान से देखना। क्या हमने कूलाम का नियम कंप्लीट कर लिया है? कूलाम के नियम के बाद अब कूलाम के नियम से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक।
अब दूसरा हमने पढ़ा सजातीय और विजातीय आवेशों के बारे में, ठीक है। अगला हमने पढ़ा कि अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा किसके बारे में, वैद्युत क्षेत्र के बारे में, और वैद्युत क्षेत्र का भी कंसेप्ट एकदम माइंड मेकअप हो गया, एकदम क्लियर हो गया, ठीक। और उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, कूलाम के नियम से हमने किसका प्राप्त किया, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्राप्त कर ली। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। अब कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे दिए हुए टॉपिकों के बारे में, जैसे द्विध्रुव दिया है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में, अभी तो कुछ वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं के बारे में उसके अध्ययन करेंगे। तो कई सारे भी टॉपिक है इस चैप्टर में, ज्यादा नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे कि अगली क्लास में, यानी कि जो पार्ट थर्ड जो आपका आएगा, उस पूरे के पूरे थर्ड पार्ट में आपकी फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और एक बेहतरीन स्लाइड के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।